So, okay, students, yesterday we were discussing about structure. स्क्रीन में सभी को दिख रहा है ना चैप्टर जो शेयर किया गया पेज? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यू कैन म्यूट योर माइक। आप लोग माइक अपना म्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन रहने दीजिए, ठीक है। देखिए, स्टडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आवाज आ रही है ना सभी को? बताएंगे Yes, मुझे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने 3 टाइप्स के कोड पढ़े थे। स्ट्रक्चर में हमने 3 पार्ट पढ़े थे ना, 3 लेवल्स पढ़े थे हम लोगों ने। इसमें दिया है ना 3 डिफरेंट लेवल्स, इसको मैंने हेडिंग करवाया था। हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर एक कोर्ट होता है। एक कोर्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे होता है। एक कोर्ट हमारा किस लेवल पे होता है? स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे होता है जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाई कोर्ट बोलते हैं, राइट? हाँ, उसको हम हाई कोर्ट बोलेंगे। और एक कोर्ट हमारा कंट्री लेवल पे होता है, इंडिया के लेवल पर, यानी भारत का केवल एक ही कोर्ट है ना, पूरे भारत में एक ही कोर्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट, जो अपर लेवल पे होता है, सबसे ऊपर होता है, जो आपका न्यू दिल्ली में है ना, ये भी आपको मालूम है। और जो भी हाई कोर्ट होते हैं वो उसी पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? तो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है आपका, है ना। इसी तरह से मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? आप जैसे जबलपुर में है, तो वो इंदौर में भी उसकी एक खंडपीठ शाखा रखी गई है, लेकिन स्पेशली आप लोग देखते हैं कि जबलपुर में है। तो जरूरी नहीं कि हर स्टेट का जो हाई कोर्ट हो वो उसकी कहाँ पर हो? कैपिटल में हो, उसकी कैपिटल में हो। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर अभी जब आप 25 हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादातर जो हाई कोर्ट रखे गए हैं वो उसी स्टेट की कैपिटल में रखे गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हाई कोर्ट हैं हमें ये मालूम होना चाहिए। तो टोटल हाई कोर्ट जो है हमारे पास वो 25 है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं? एफसी बोल देते हैं। तो आप लोग समझ जाइएगा, एफसी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, समझ जाइएगा। वो एफसी वो शेड्यूल कास्ट वाला नहीं, शेड्यूल कास्ट वाला नहीं है, ये एफसी है सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट हमारा एक ही है, ठीक है ना। हाई कोर्ट कितने हैं? तो ये हैं आपके 25। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं आपकी कंट्री में। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इनके नंबर को हम यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकते कि टोटल कितने हैं, ठीक है ना। क्योंकि वैसे काउंट किया जाए तो काउंट हो सकते हैं, बट उसको हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें हाई कोर्ट के नंबर याद करने हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर टोटल स्टेट तो 28 है, टोटल स्टेट कितने हैं? 28 हैं, तो हाई कोर्ट पे 25 क्यों हुए? हाई कोर्ट पे 25 क्यों हुए? स्टेट तो हमारे पास कितने हैं? 28 हैं, तो हाई कोर्ट हमारे पास 25 कैसे कम कैसे हो गए, है ना। अगर हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है तो इसका सीधा सा एग्जांपल ये है। अच्छा, जो यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी 8 आपकी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो क्या वहां हाई कोर्ट है? क्या वहां हाई कोर्ट है? तो बिल्कुल आपका वहां हाई कोर्ट नहीं होता है, लेकिन दिल्ली आपका एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर उसका खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी में जैसे आपकी दिल्ली होती है ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, आपकी पुदुचेरी है ना, ये पुदुचेरी है। अंडमान निकोबार है आपका, अंडमान एंड निकोबार है। लक्षद्वीप है ना, चंडीगढ़। इस तरह से आपके जो 8 यूनियन टेरिटरी है, अभी आपका जम्मू कश्मीर हो गया, आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं आप लोग बस याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि टोटल जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं उसमें आपका केवल दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। वहां दिल्ली में हाई कोर्ट है, तो इसका मतलब दिल्ली में 2 बातें हो गई, एक हाई कोर्ट भी है वहां पर और दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट भी है जो पूरी कंट्री के लिए काम करेगा। लेकिन जो हाई कोर्ट होगा वो पूरी दिल्ली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सुनेगा,
ये बात क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं, बताएं मुझे। यस हाँ। यस Yes, सर sir. और Yes, sir. अब मैं अपनी बात पर आ जाऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 28 स्टेट हैं, लेकिन हाई कोर्ट कितने आ रहे हैं? 25। एक हाई कोर्ट तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो 24 ही हो गए। एक हाई कोर्ट तो दिल्ली के पास चला गया ना, यूनियन टेरेटरी में। अब कितने बचे? 24 हाई कोर्ट। तो 28 स्टेट है, हाई कोर्ट कितने हैं? हाई कोर्ट हमारे पास 24 हो रहे हैं। तो बाकी ये हाई कोर्ट इसमें कम कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब ये है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट ऐसे तो नहीं, लेकिन कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट की प्रॉब्लम को भी सुनते हैं, यानी दूसरा स्टेट भी उसमें अटैच है। यानी कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट से भी जुड़े हुए हैं, उस वहां के भी मुद्दों को वो लोग सुनते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा क्यों किया गया है ये भी समझिए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हाई कोर्ट का स्टैब्लिश होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई स्टेट छोटा है, बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं, वहां पॉपुलेशन कम है ना, छोटे स्टेट हैं, उनका एरिया बहुत कम है, जनसंख्या पॉपुलेशन वहां कम है, तो फिर वहां पर एक हाई कोर्ट की स्थापना करने की जरूरत नहीं है। उनको फिर अटैच करा दिया जाता है अपने आसपास वाले स्टेट से। जैसे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, ये आसपास के जितने भी एरिया होते हैं उसको कवर करता है ना। अभी जैसे पंजाब हरियाणा वाला है, उसको भी एक कंबाइन करके एक सेपरेट बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंबाइन कर दिए गए हैं बेटा, इसको आप लोग याद रखिएगा। बस आप ये समझ लीजिए कि कुछ हाई कोर्ट ऐसे होते हैं जो अपने बगल वाले स्टेट की भी अपील को सुनते हैं, वो भी उनसे जुड़े होते हैं। उस स्टेट की कैपिटल अलग होती है, वहां का चीफ मिनिस्टर, वहां का सारा लेजिस्लेटिव असेंबली वो सब अलग होता है, लेकिन हाई कोर्ट जो होते हैं वो एक या दो स्टेट की भी सुनवाई करते हैं, कर सकते हैं। जब उस स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जब वो स्टेट बड़ा हो जाएगा, तो फिर वहां अगर हाई कोर्ट नया बनाने की जरूरत महसूस होगी तो फिर वहां हाई कोर्ट बना दिया जाएगा, नहीं तो तब तक ऐसा ही काम चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए आपकी बुक में भी कहीं दिया होगा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, ये तो हो गई जो छोटे छोटे स्टेट हो गए उनकी बात हो गई कि उनका हाई कोर्ट, किसी बड़े वाले हाई कोर्ट जो स्टेट है उसमें हाई कोर्ट है तो हमने अटैच करा दिया। क्लियर है? लेकिन आप लोग कुछ बातें और समझिए कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लें। अब यहाँ पर तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, कहीं पर पॉपुलेशन कम है, बहुत कम है, स्टेट छोटा है, तो चलो उसका हाई कोर्ट अपना खुद का नहीं है, वो दूसरे के हाई कोर्ट से उसको अटैच कर दिया गया, दूसरे स्टेट के, है ना। तो वो तो वहां बात समझ में आती है। लेकिन कुछ जैसे उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पर तो 21 करोड़ है ना पॉपुलेशन, यहाँ पर हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। सबसे अधिक पॉपुलेशन आपको पूरे इंडिया में दिखेगी, इसी स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ के लिए क्या, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में हाई कोर्ट अपना एक सेपरेट पार्ट, हाई कोर्ट अपना एक पीठ, एक खंड, एक आप कह सकते हैं कि ब्रांच अलग से किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में फिक्स कर सकता है। जैसे इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का सेपरेट पार्ट कहाँ पे है, इसका एक खंडपीठ कहाँ है, कोई बता सकता है मुझे? लखनऊ में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लखनऊ में है। वेरी गुड, कहाँ है? लखनऊ में है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, अब सोचिए लखनऊ में हाई कोर्ट इसलिए किया गया कि लखनऊ के आसपास जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन लोगों को वहीं पर हाई कोर्ट मिल जाए, उन लोगों को वहीं पर हाई कोर्ट मिल जाए, उनको इतनी दूर आके इलाहाबाद तक उनको ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, उनको इतनी दूर तक ना आना पड़े। और जो इलाहाबाद क्षेत्र के आसपास के लोग हैं वो तो बड़े आराम से हाई कोर्ट अपने पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के जनता की सुविधा के लिए, पीपल्स की सुविधा के लिए कि जनता को आराम से सुनवाई अपील हो सके, जनता को इतना दूर जाना ही ना पड़े कि पता चले कि जनता इतनी दूर जा रही है और जाते जाते ही कोई प्रॉब्लम समस्या आ गई। इसलिए इसको थोड़ा सा लखनऊ इस कोने में और इलाहाबाद इस कोने में है, ठीक है, तो दोनों के आसपास के एरिया को कवर, आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप, अच्छा ये आप दिमाग में रख लीजिए कि जो मेन हाई कोर्ट है वो आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जो न्यायाधीश बैठेंगे, जज बैठेंगे वो यही बैठेंगे। तो वहां पर लखनऊ में कितने जज बैठेंगे? वहां पर केवल एक ही जज बैठेगा, एक या दो, उससे ज्यादा जज नहीं बैठते हैं। उसी को कहा जाता है सिंगल बेंच या डबल बेंच। सिंगल बेंच का मतलब होता है कि एक जज बैठा हुआ है, डबल बेंच का मतलब होता है कि एक से अधिक जज बैठे हुए, दो जज बैठे हुए हैं।
बाकी ज्यादा जो जजेस बैठे हुए हैं वो आपके इलाहाबाद में बैठे रहेंगे। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये कि जहां पे पॉपुलेशन होती है वहां पर हाईकोर्ट अपनी ब्रांचेस बांट देता है ना, अपनी ब्रांचेस 1 या 2 जगह में अपनी सुविधा के हिसाब से बांट देता है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाए, लोगों को भाग दौड़ ना करनी पड़े। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होता ही है, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होता ही है, ये बात तो आपको मालूम ही है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज हमें ये पढ़ना है, देखिए यहाँ पे सर दिया है। सर यस सर आयुष मिश्रा, प्रज्वल द्विवेदी, नंदिनी वीडियो बहुत देर से बंद की है, निखिल सोनी भी सर। बेटा आप लोगों को क्लास नहीं ले रही हो तो मैं बाहर कर दूं, आप लोगों को जिनका वीडियो ऑफ है उनको सीधे बाहर कर दिया जाए। मैंने कहा है कि मोबाइल ऑन करने के बाद, मोबाइल में आपका वीडियो ऑन होने के बाद आप लोग इधर उधर टच मत करिए, बार बार इधर उधर देखेंगे ना कि कौन कौन जुड़े हैं, लाओ हम भी देख लेंगे, सब काम मत करिए। आप हमसे कनेक्ट होइए, हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। और ये क्लास लीजिए। अभी भी कुछ लोगों के वीडियो शो नहीं हो रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों के वीडियो शो नहीं हो रहे हैं। प्रज्वल द्विवेदी, निखिल, हाँ ठीक है, सभी के वीडियो ऑन है। देखिए अब यहाँ पर जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो बातें सारी सी यहाँ पर मिल जाएंगी, आप लोग अंडरलाइन करते जाएंगे अपनी बुक में, जिनके पास बुक है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो केवल वॉच करते हैं। ठीक है, जिस दिन बुक्स होगी उस दिन अरेंज कर लेंगे इसको। देखिए, हाई कोर्ट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 3 प्रेसिडेंसीज, सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। याद रखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में एक जीके का भी क्वेश्चन है, जिसमें सीधे सीधे आप याद रखिए कि सबसे पहले हाई कोर्ट हमारे भारत में कब बना। हाई कोर्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात तो हुई नहीं, सबसे पहले हाई कोर्ट ही आया। तो सबसे पहले हाई कोर्ट हमारे यहाँ कब बना, तो आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड, हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमारे कलकत्ता में एक माना गया था, बट वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। हाई कोर्ट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 3 प्रेसिडेंसी, सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। देखिए ये तीनों ही चाहे प्रेसिडेंसी थे। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ये फिर से लाइन आएगी कि प्रेसिडेंसी क्या है, तो वहीं पर हम आपको बताएंगे, प्रेसिडेंसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेसिडेंसी क्या है। प्रेसिडेंसी का मतलब ये है कि इन्हीं तीनों को आप कह सकते हैं प्रशासन का मुख्य केंद्र बनाया गया, कि प्रशासन जो होगा, अंग्रेजों का जो प्रशासन था वो इन्हीं तीनों जगहों से हो रहा था, इसीलिए उसको एक प्रेसिडेंसी कहा गया। और यहीं पर सबसे पहली बार 1862 में, ये ईयर याद रखिएगा, यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना होती है। अच्छा, इसमें भी सबसे पहली बार कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में भी तीनों में सबसे पहले कलकत्ता में ही हुई थी। और याद रखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भी जब अंग्रेजों के समय में 1773 में सुप्रीम कोर्ट आपका आया था बेटा, 1774 में आ गया था सुप्रीम कोर्ट आपका 1774 में। ठीक है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आ गया था, कहाँ पर, कलकत्ता में। अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत, 1773 एक एक्ट था, इस कानून के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया था। लेकिन ये माना जा रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में संप्रभु नहीं था, सॉवरेंटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी हम लोग, सुनवाई कहाँ होती थी, ब्रिटेन में हो सकती थी, ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में सुनवाई होती थी। लेकिन क्या आज का सुप्रीम कोर्ट ऐसा है? ऐसा नहीं है। आज का सुप्रीम कोर्ट अंतिम है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल डिसीजन दे दिया, मतलब दे दिया, इसके बाद सुनवाई नहीं होगी। लेकिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था, उसकी सुनवाई ब्रिटेन में भी हो सकती थी, प्रिवी काउंसिल में। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग अंग्रेजों की कैद में थे ना, अंग्रेजों की शिकस्त में थे, इस वजह से। क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए हाई कोर्ट के बारे में नोट देखते हैं। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, अभी अंडरलाइन करिएगा, दिल्ली में हाई कोर्ट कब बना, देख लीजिए 1966 में बना। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। 1862 में जब आपका देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय की बात चलती है, और 1966 का मतलब है आपका देश आजाद हो चुका है, यानी 1947 में। तो ये डिफरेंस आप लोग हिस्ट्री में जरूर निकाला करिए। ठीक है, टेक्निकली देयर आर 25 हाई कोर्ट। इस समय हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं, while many states have their own high court। और ज्यादातर जितने भी हाई कोर्ट होते हैं वो उनके स्टेट में ही होते हैं। बट पंजाब और हरियाणा शेयर कॉमन हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट हैं
जो एक ही हाई कोर्ट से काम चला ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पर है, पास में ही है, हाई पंजाब भी वहीं पे है, हरियाणा भी है, तो हाई कोर्ट वहीं पर है, तो हरियाणा के लोग भी वहीं आ जाते हैं, पंजाब के लोग भी आ जाते हैं, सब पंजाबी हैं, सब हरियाणवी हैं, तो सब आराम से काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कहाँ पर है इनका? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में इनका हाई कोर्ट है, और पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग स्टेट हैं जिनका एक ही कोर्ट है। तो सोचिए कि दो स्टेट हम लोग काउंट करते हैं, अब इनका एक ही हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट तो यहाँ से कम हो गया है ना, तो वही देखिए यहाँ पर नंबर कम दिखते हैं हमको। आगे देखिए एंड फोर, और देखिए फोर क्या है, मतलब फोर में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर हम बात करें चार स्टेट ऐसे जो हमारे ईस्टर्न में, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, तो जैसे कौन कौन से हैं, देखिए जैसे इसमें असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन चारों स्टेट का हाई कोर्ट एक ही जगह है ना, हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। एक कॉमन हाई कोर्ट है, कहां पर है बेटा? ये गुवाहाटी में है। याद रखिएगा, इनको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि गुवाहाटी में, हाँ गुवाहाटी में है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए आप समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, बैकग्राउंड बनाइए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो हाई कोर्ट था वो पहले एक ही था, बट अब क्या हो गया, इनके भी हाई कोर्ट अलग अलग हो गए हैं। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ हो गया है? और तेलंगाना का हाई कोर्ट कहाँ हो गया? हैदराबाद में। have a separate high court from 1 January 2019, from 1 January 2019, यानी इस तारीख से ये इन दोनों के अलग अलग हाई कोर्ट हो चुके हैं। पहले यहाँ के लोग एक ही हाई कोर्ट में काम कर लेते, काम चला लेते थे, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई और स्टेट भी अलग हो गया था, है ना। पहले ये जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, आपको मालूम होगा, लेकिन बाद में तेलंगाना क्या हुआ, सेपरेट हो गया। तेलुगु पीपल्स ने कहा कि नहीं, हम अपना एक अलग स्टेट चाहते हैं, अलग राज्य चाहते हैं। आंध्र वालों ने अपना अलग कहा, तो ठीक है, अलग कर दिया गया इनको। अब इनके अलग अलग हाई कोर्ट भी हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए हाई कोर्ट, अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा था इलाहाबाद वाली, वो बात यहाँ लिखी है। सम हाई कोर्ट हैव बेंचेज, कुछ हाई कोर्ट के पास अपनी बेंचेज होती है। बेंचेज का मतलब सेपरेट उनका जो पार्ट होता है ना, खंडपीठ जिसको बोलते हैं, उनका जो खंड होता है ना, सेक्शन। तो इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर अ ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, सम हाई कोर्ट हैव बेंचेज इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट में उनके कुछ अलग से पार्ट्स होते हैं, अलग से बेंचेज होते हैं। जैसे मैंने आपको इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो मेन है, लेकिन इसकी एक बेंच कहां पर है? लखनऊ में भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा आपको? ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए यहां से देखते हैं। हाँ Yes, बताइए, जल्दी बताइए, सर किसको जो बोल रहे हैं? लखनऊ वाली बेंच है, हाँ सर जो लखनऊ वाली बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो सिंगल बेंच है। वो सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच, वहां एक जज बैठेंगे, Yes. लेकिन डबल बेंच सर, की भी अगर- व्यवस्था, डबल बेंच की भी वहां व्यवस्था है, ठीक है। सर अगर लोअर बेंच में केस सॉल्व नहीं हुआ तो सर वो उसमें जाएंगे सर, बेंच में। लोअर बेंच बोलते ही नहीं, लोअर बेंच होता ही नहीं है, बेंच सब इक्वल होते हैं बेटा। लोअर कोर्ट में अगर केस वो मैटर अभी आगे सर दिया है उसमें वो, जाएंगे जो हाँ वो मैटर आगे दिया है, वो मैटर आगे तो सर- दिया है। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही ज्ञानी। सर हाई कोर्ट के जो बेंच है उसमें जाएंगे सर। कैसे? लोअर कोर्ट से? यस सर, यस, या सीधे सर इलाहाबाद जाएंगे या लखनऊ जाएंगे? जहां भी जाना चाहें आप जहां भी जाना चाहें, हाई कोर्ट वो भी वही है, हाई कोर्ट ये भी वही है। ये आपकी सुविधा के ऊपर है कि अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं तो आप वहां जाइए, अगर आप इलाहाबाद के आसपास रहते हैं तो आप इलाहाबाद जाइए, सिंपल सा है। मैंने यही चीज बताया आपको। आप जिधर रह रहे हैं, आपका एरिया जिधर पड़ रहा है, जिधर आपको इजी लगे आप वहां जा सकते हैं, दोनों ही हाई कोर्ट ही हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखिए आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। अब आप ये सोचिए कि क्या जो हमारे अलग अलग कोर्स होते हैं, क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं? बड़े आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। आर ये पता नहीं कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं बार बार अभी भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स वेरी, क्या कहा जाए, टाइम ये अभी कनेक्ट होने का है क्या? ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वेटिंग रूम में। पूरी सचिन त्रिपाठी नाउ। सर निखिल सोनी बहुत देर से नहीं ऑन कर रहा। यस,
ये टू नाम से सचिन त्रिपाठी कनेक्ट होना चाह रहे हैं। दे आर डिस्टर्बिंग टू द क्लास। देखिए, आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोड कनेक्टेड टू ईच अदर। अब हमें ये पढ़ना है कि जो अलग अलग लेवल है कोड के, क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? तो आंसर ये आती है कि जो अलग अलग लेवल है कोड के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। दे आर, अब कैसे कनेक्ट है आगे दिया होगा। दे आर इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। उसको आप अंडरलाइन करिएगा या ब्लैक। भारत में कैसा सिस्टम है ये आपको इसी हेडिंग से समझ में आ जाएगा। भारत में सिस्टम है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत न्याय व्यवस्था, मतलब हम एक की ओर खींचते हैं, यानी ऊपर से अगर कोई आदेश आ रहा है तो उस निचले अदालत को मानना ही पड़ेगा, निचली अदालत को मानना ही पड़ेगा। और निचली अदालत से अगर कोई मामला फंसा हुआ है तो निचली अदालत के पास पावर है, लोअर कोर्ट के पास पावर है कि उसको ट्रांसफर कर देगी। वो कह देगी कि मेरे बस का नहीं है, ये मामला कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा है और मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी कह सकती है कि ये मामला उलझ गया है या ये मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये मामला तो फंडामेंटल राइट वाला मामला है, इसलिए इसको हाई कोर्ट में ही सुना जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और आप लोग दिमाग में याद रख लीजिए, एक चीज और दिमाग में ये याद रख लीजिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई मामले नहीं सुनते हैं। माइक म्यूट करें सभी, माइक म्यूट रखें अपना, माइक म्यूट रखें, माइक म्यूट रखें भाई। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये कि आप लोग याद रखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, इनके अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मामलों को नहीं सुनते हैं। और कौन कौन से मामले नहीं सुन सकते? फंडामेंटल, अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो इसे नहीं सुन सकते हैं, ये सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, नोट कर लीजिए कहीं पर। सेकेंड नंबर, अगर स्टेट के बीच में विवाद हो रहा है, दो स्टेट आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। पता चले कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीमा को लेकर, लाइन, बॉर्डर लाइन को लेकर कोई विवाद चला हुआ है, तो पता चले कि जो चित्रकूट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां सुन लिया जाएगा, सतना का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां सुन लिया, तो ये बेवकूफी है, वहां पर नहीं सुना जाएगा। कोर्ट के जो मामले होते हैं, स्टेट के जो मामले होते हैं, जो विवाद होंगे, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट में भी नहीं सुने जाते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट के जो मामला है वो हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुना जा सकता है। सेकंड जो मामला मैंने बताया, सेकंड जो आपको केस बताया कि अगर दो स्टेट के बीच में विवाद है तो इसका मामला हाई कोर्ट में नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। क्लियर है? नदियों के बंटवारे से रिलेटेड, रिवर, नदियां जा रही हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही हैं, कोई कह देगा नहीं हम यहाँ डैम बना लेंगे, तो अगर ऐसा कोई विवाद हो रहा है तो ये भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय कोई मामला है, इंटरनेशनल कोई मामला है, किसी दूसरे देश से कोई विवाद वाला कोई मामला है, इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। स्टेट की हाई कोर्ट नहीं सुनवाई करने लगेंगे, फिलहाल हम ही सुनवाई कर लेते हैं, क्या मामला छिड़ा हुआ है ना, ऐसा किसी के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम, और ये चीज याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द सुपर हेड, आप कह सकते हैं कि हेड है, कहाँ? पूरे भारत के जो कोर्ट हैं उन सभी हाई कोर्ट का हेड है, और हाई कोर्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हेड होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना, वो उसके अधिकार क्षेत्र नहीं। अगर हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये मामला आप मेरे पास भिजवाइए, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मामला भिजवाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि हाई कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा है, अगर वो गलत मामला चल रहा है, देशव्यापी कोई मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा सकता है कि आप ये मामले की सुनवाई वहां क्यों कर रहे हैं, आप इसको हमारे यहाँ भेजिए। तो हाई कोर्ट को उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतनी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। मैंने कल बताया था कि प्रहरी के रूप में काम करता है, देश में कहीं भी कुछ गलत हो रहा होता है तो ये वॉच करके उसको संज्ञान में ले लेता है, अपने तुरंत उसको संज्ञान में लेता है, उसमें सुनवाई करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिए कि मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो आपके गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो आपस में जुड़े होते हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव तो आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जुडिशरी इनसे जुड़ा नहीं होता है, याद रखिएगा, जुडिशरी इनसे जुड़ा नहीं होता है। इसीलिए इन लोगों की जो कमांड होती है वो जुडिशरी तक नहीं होती है, इन लोगों की जो कमांड होती है जुडिशरी तक नहीं होती है। भाई जो हमारा एग्जीक्यूटिव है ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? लेजिस्लेचर के प्रति।
विधायिका के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, भाई जो भी मिनिस्टर है, मंत्री बने हुए हैं, ये किसके प्रति? पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वहीं से तो चुनकर आते हैं। और पार्लियामेंट किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। एक क्रम लगा हुआ है, इस बात को भी समझ लीजिएगा कि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो मिनिस्टर्स होते हैं ये लेजिस्लेचर यानी सेंट्रल पे है तो पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहीं से चुनकर आते हैं। अगर वो लोग उनको जवाब तलब नहीं करेंगे तो सीधे वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर सीधे सारे मंत्रियों को बर्खास्त भी किया सकता है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक है। बस केवल आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में याद रखिए कि हमारे देश में कैसा सिस्टम है। तो आप कोई बोलेंगे हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है, तो आप बोलेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट का एक मामला कोई सुनवाई कर दिया तो दूसरे कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, सब जगह होगी। मीनिंग दैट डिसीजंस मेड बाय अ हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। यही बात मैंने आपको बताई। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिसीजंस होते हैं हायर कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं लोअर कोर्ट के क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग मतलब बंधन में बंध जाते हैं। अगर हाई कोर्ट ने कह दिया लोअर कोर्ट को कि आपको मामला ऐसा करना है तो लोअर कोर्ट वही करेगा। ठीक है, लोअर कोर्ट को कहेगा कि ये मामला आप हमारे पास भेजिए तो फटाफट उस मामले को ट्रांसफर करा देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोअर कोर्ट कोई मामले की सुनवाई कर रहा है, अब उसकी गलती हो गई, इस मामले की सुनवाई उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सुनवाई चल रही है, लेकिन किसी ने अपील कर दिया, हाई कोर्ट को पता चल गया कि वो मामला वहां चल रहा है, हाई कोर्ट तुरंत है ना लोअर कोर्ट को फटकार लगाएगा कि आप इस मामले को तुरंत मेरे पास बिना किसी देरी के ट्रांसफर करिए, भेजिए, और जो भी लोग होंगे फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। नेक्स्ट सिस्टम क्या है? अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द appellate सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये आप समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अपील कर सकते हैं। भारत में क्या है? अपील की सुविधा। ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो appellate मतलब जो अपील करने वाले हैं वो अपील कर सकते हैं। ठीक है ना, वो अपील कर सकते हैं। अपील का मतलब ये होता है कि अगर आप लोअर कोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई मामला चल रहा है, मान लीजिए सतना में कोई इधर है कोई मामला चल रहा है, चित्रकूट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, आप संतुष्ट नहीं हुए, है ना, तो जजमेंट आ गया, आपके पक्ष में नहीं आया जजमेंट, तो आप अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट कहाँ होगा? स्टेट का हाई कोर्ट, तो वहां पर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ द बिलीव द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट, अगर ये माना गया कि जजमेंट जो आया पास हुआ वो लोअर कोर्ट का जो ऐसा है वो नॉट जस्ट, ठीक नहीं है। अब इसी केस में हम इस कहानी को देख रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपील सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस। अब देखिए इस केस को हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अपील क्या होता है। अपील क्या होता है, कैसे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाता है मामला, इस कहानी से आपको समझ में आया होगा। कल मैंने आपको कहा भी था पढ़ने के लिए, बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा। देखिए क्या है ये जो केस है, वो केस किसके विरुद्ध हो रहा है? स्टेट की लड़ाई है। स्टेट मतलब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस कौन? लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स यानी एक स्टेट का, स्टेट क्यों लिखा है? क्योंकि सरकारी वकील लड़ाई कर रहा है। सरकारी वकील जब लड़ाई करता है, हर राज्य में एक स्टेट का वकील होता है, हर राज्य में एक सरकारी वकील होता है, गवर्नमेंट का वकील होता है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, तो अगर पैसे उसके पास नहीं है तो मामला कोर्ट में सुना नहीं जाएगा, सुना जाएगा। वहां पर जो गवर्नमेंट का वकील भी होता है उसके, वो जब आप फाइल करेंगे ना, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई वकील है कि नहीं है, तो आप अगर कह देंगे सर हमारे पास कोई वकील नहीं है, हमारे पास पैसे रुपए नहीं है, तो फिर आपको गवर्नमेंट अपना खुद का वकील देगी, सरकारी वकील आपकी तरफ से लड़ाई करेगा। लेकिन आजकल होता क्या है, लोगों को गवर्नमेंट वकील के पास कुछ भरोसा कम होता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर अपना प्राइवेट तरीके से अपना वकील फिक्स करते हैं कि जो हमारा एडवोकेट है, एडवोकेट बोलते हैं ना उनको, एडवोकेट है, लॉयर है, तो अपना प्राइवेट एडवोकेट फिक्स करते हैं, वो लॉयर फिक्स करते हैं कि भाई उनके पास पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होगी? नहीं, उनकी सुनवाई होती है। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि यह मामला किसके खिलाफ था? स्टेट के विरुद्ध, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। क्योंकि स्टेट जिनकी तरफ लड़ रहा है, हो सकता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हो कि वो अपनी सुनवाई कर सकें। अब देखिए, आप देखेंगे इसमें कि फ्रॉम लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। ये बात उस समय की है कि इन फरवरी 1980 में हुआ क्या कि लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मण कुमार ने विवाह किया सुधा गोयल से, सुधा गोयल नाम की महिला से विवाह किया। दोनों कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे।
लक्ष्मण का भाई भी वहां रहता था, लक्ष्मण की पूरी फैमिली रहती थी दिल्ली में, ठीक है ना। ऑन दिसंबर 1980 क्या हुआ, दिसंबर 1980 को सुधा डाइड इन हॉस्टल। और देखिए फरवरी में शादी हो रही है, 1980 में की बात है, और दिसंबर यानी आप देख सकते हैं कि कुछ ही महीनों बाद दिसंबर में 1980 में सुधा डाइड इन हॉस्टल ड्यू टू बर्न। सुधा अस्पताल में मर जाती है, दम तोड़ देती है, किसकी वजह से, क्योंकि वो जल गई थी, है ना। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट। उसकी फैमिली ने क्या किया, उसकी फैमिली ने कोर्ट में केस किया, है ना। फाइल बोलते हैं बेटा उसको, फाइल किया, फाइल मतलब केस दाखिल किया। जब ये केस को ट्रायल कोर्ट में सुना गया, ट्रायल कोर्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ही बात कर रहे हैं। जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में सुना गया तो 4 ऑफ हर नाइबर्स वर कॉल्ड इन अ विटनेस। तो जो उनके पड़ोसी थे ना, उन्हें गवाह के रूप में लाया गया। विटनेस मतलब गवाह के रूप में उनको बुलाया गया, जो भाई पड़ोसी थे उनको बुलाया गया। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर की रात को, है ना, 1 दिसंबर की रात को क्या हुआ था कि उन्होंने सुधा गोयल की आवाज, चीखें सुनी। स्क्रीन का मतलब उन्होंने चीखें सुना, और उन्हें पता चला कि लक्ष्मण के फ्लैट में कुछ हो रहा है। लक्ष्मण के फ्लैट में क्या हो रहा है, सुधा के साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जिसकी वजह से, है ना, वो चिल्ला रही है। तो देखा, अचानक से वो देखते हैं कि सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी में फ्लेम। अचानक से उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग लगी हुई है ना, और वो आग लिपटी खड़ी हुई है, ठीक है ना, आग लगी हुई है और वो खड़ी है। दे एक्सपीरियंस द फायर बाय रैपिंग सुधा इन गनी बैग एंड ब्लैंकेट। उन्होंने तुरंत एक कंबल लेकर सुधा में, वो लोग वहां कूद कर गए, है ना, उनके घर पर कूद कर गए, बाउंड्री थी, कूद कर गए और उसकी जो आग थी उसको बुझाया। सुधा ने उनको बताया, उसी जली हुई हालत में बताया कि उनकी जो सास है ना, मदर इन लॉ, जो उनकी सास है शकुंतला जिसका नाम है, हैड पोर्ड केरोसिन ऑयल, उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, है ना, और दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण लिट अ फायर, और उसके जो पति हैं, हस्बैंड है, उसने आग लगा दी, है ना। वो मतलब उसकी जो सास है वो उन्होंने तेल डाल दिया और उन्होंने आग लगा दी। ड्यूरिंग द ट्रायल मेंबर सुधा फैमिली, और इसकी वजह से सुधा की जो फैमिली थी, है ना, एंड नेवर स्टेटस, सुधा की फैमिली के जो स्टेटमेंट थे और पड़ोसियों की जो गवाही थी, सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। इससे पता चल रहा है कि सुधा को क्या किया गया, टॉर्चर किया गया था बाय हर इन लॉ, है ना, और एंड दे वर डिमांडिंग मोर कैश। अब देखिए वो क्या कर रहे थे, उनके पड़ोसी ने बताया कि उनके पड़ोसी कोर्ट से बता रहे हैं कि सुधा को टॉर्चर किया जा रहा था, है ना, कहा जा रहा था कि दे वर डिमांडिंग मोर कैश, अ स्कूटर एंड अ फ्रिज, अ बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। उन्होंने कहा था कि जैसे ही पहला बच्चा हो जाएगा तो फर्स्ट चाइल्ड के बाद आपको ये सब चीजें हमें देनी पड़ेगी। ये डिमांड कर रहे थे, है ना, लक्ष्मण के घर वाले सब डिमांड कर रहे थे कि हमें स्कूटर चाहिए, फ्रिज चाहिए, कैश चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब चाहिए। और नहीं मिलने पर उन्होंने सुधा को मारने का प्रयास किया। सीधी बात तो यही है ना, एज पार्ट ऑफ दियर डिफेंस। और इस डिफेंस में अच्छा लक्ष्मण लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया गया क्या, कोर्ट ने उनको भी बोलने का मौका दिया। कोर्ट दोनों पक्षों को बराबर बोलने का मौका देती है। तो लक्ष्मण को जब मौका मिला तो लक्ष्मण और उसकी मां ने ये कहा कि सुधा की साड़ी में जो आग लगी है ना, वो तो एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट कैसा हो गया, तो मतलब वो तो दूध पका रही थी, है ना, और अचानक से आग लग गई, है ना, दूध पका रही थी, अचानक से आग लग गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड द लक्ष्मण। लेकिन ट्रायल कोर्ट समझ गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उधर सुधा की तरफ से काफी पड़ोसियों ने गवाह दिया, है ना, तो वो पक्ष ज्यादा मजबूत लगा कोर्ट को। और ट्रायल कोर्ट ने पकड़ लिया कि लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और उसका जो ब्रदर भाई था, ये तीनों के तीनों दोषी हैं, कन्विक्टेड, है ना, इनको दोषी ठहराया। और जो उनका भाई था उसका नाम सुभाष चंद्र, ठीक है, एंड सेंटेंस ऑल 3 ऑफ देम, और तीनों को क्या कर दिया, फांसी की सजा सुना दी गई। तीनों के तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। अच्छा ये किसने किया, ये ट्रायल कोर्ट ने किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया। लेकिन अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि नवंबर 1983 में ये तीनों हाई कोर्ट चले जाते हैं और क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अपील कर रहे हैं, यही चीज मैंने बताया। क्यों, क्योंकि इनके पक्ष में निर्णय नहीं आया, इनके पक्ष में निर्णय नहीं आया, जजमेंट नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया, अपील किया अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के खिलाफ, ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ इन्होंने अपील कर दिया। अच्छा हाई कोर्ट क्या करता है, इन तीनों की बातों को सुनता है और हाई कोर्ट ने निश्चय किया कि सुधा हैड टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट। अच्छा हाई कोर्ट में लक्ष्मण के जो वकील रहे वो उन्होंने झूठे गवाहों को और सारी चीजों को उपस्थित करा के ऐसा कुछ वहां फिक्स करा दिया कि ये तय हो गया कि ये एक्सीडेंट था। और हाई कोर्ट के पास पावर है,
तो हाई कोर्ट ने ये सीधे सीधे कह दिया कि लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्यूटेड, यानी इन तीनों को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अब देखिए लोअर कोर्ट में तो तीनों को फांसी सुनाई दी गई, लेकिन हायर कोर्ट में जब पहुंचे तो वहां पे उस हाई कोर्ट में मामला उलझ गया, है ना। वो लोग अपना जो गवाह है उतना नहीं दे पाए और वहां पर क्या हो गया, तीनों को बरी कर दिया गया। लेकिन क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, अब ये आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इसमें आप सीधे सीधे यहाँ देख लीजिए, इन 1985 सुप्रीम कोर्ट हर्ड अपील। अब ये मामला जब सुधा के देहात में मतलब पक्ष में नहीं गया तो इसका चैलेंज किसने उठाया, इसका चैलेंज उठाया आप देख सकते हैं यहाँ के इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। ये एक संगठन है, महिलाओं का एक संगठन है। जब उन्होंने इस बात को देखा तो वो भड़क गई और इन्होंने कोर्ट में फाइल किया सुधा की तरफ से। सुधा तो गरीब है, वो तो कर नहीं सकते, उनकी तरफ से किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को सुना और पाया कि लक्ष्मण और जो उसकी फैमिली के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्गुमेंट ऑफ द लॉयर्स एंड रीड द डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों को सुना एंड दैट वाज अ डिफरेंट फ्रॉम। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ रहा है वो बहुत डिफरेंट आ रहा है, वो ट्रायल कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी डिफरेंट आ रहा है। कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उसकी मां को तो अपराधी ठहराया, है ना, लक्ष्मण को और इसकी मां को तो अपराधी ठहराया, यानी लक्ष्मण और उसकी मां को अपराधी ठहराया कि हाँ ये दोषी हैं, लेकिन ब्रदर इन लॉ सुभाष को छोड़ दिया गया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया कि सुभाष का कोई रोल नहीं था, लक्ष्मण और उसकी मां का ही विशेष रोल था, तो उन्हीं को फांसी दी गई। मतलब फांसी तो नहीं दी गई बिकॉज दे डाइड नॉट हैव एविडेंस, उसके खिलाफ, सुभाष के खिलाफ एविडेंस नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनको प्रिजन ऑफ लाइफ, आजीवन कैद की सजा सुना दी। ठीक है, तो कौन कौन आजीवन कैद में चले गए? लक्ष्मण और उसकी मां। चलिए आज यहीं तक, कल फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आगे यहीं से डिस्कस करते हैं। आप लोग एक बार फिर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से मामला नीचे से ऊपर तक ट्रांसफर होता है। ओके।